हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ में लास्ट वीडियो जो थी मैंने कंसिडरेशन के ऊपर डाली थी, प्रतिफल के ऊपर डाली थी। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि मैंने आज का जो टॉपिक है वो लिया है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव मीन्स ऐसा एग्रीमेंट जिसे एक्सप्रेसली क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है एज ए वॉइड, कि वो जो एग्रीमेंट है वो क्या है, वॉइड है, वो व्यर्थ एग्रीमेंट है, व्यर्थ ठहराव है। उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है कि किन कंडीशंस में या किन सेक्शन के अकॉर्डिंग हम जो एक एग्रीमेंट है उसको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से उसे व्यर्थ घोषित कर सकते हैं। तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर वन बाय वन। तो आगे बढ़ते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड की कुछ सेक्शंस दी गई हैं, कुछ कंडीशन दी गई हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें जो आपका एग्रीमेंट है उसको डिक्लेयर एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है एज ए वॉइड, कि वो क्या है, व्यर्थ है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर। ये हमने पहले पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, सेक्शन 11 क्या कहता है कि जो आपका माइनर होता है, माइनर मैंने बताया था कि माइनर कौन होता है, जिसकी एज 18 साल से कम होती है, 18 ईयर से कम होती है, वो आपका कौन होता है, माइनर होता है। तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग सेक्शन 11 क्या कहता है कि माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वॉइड माना जाता है, वो व्यर्थ माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्स वाई दो पर्सन है, ठीक है। एक्स उसमें क्या है, माइनर है, और वाई आपका वो एक पार्टी है, वो एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। मीन्स एक्स क्या कहता है उनको कि आप मेरे से ये बाइक परचेज कर लो 25,000 में, ठीक है। लेकिन जो वाई है वो उससे बाइक परचेज करने के लिए राजी हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन अगर जो एक्स है वो पैसे ले लेता है और बाइक नहीं देता है या बाइक देने से मना कर देता है, तो इस केस में जो मतलब कि वाई है वो किसी भी प्रकार का केस फाइल नहीं कर सकता, किसी प्रकार से कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक्स है वो माइनर है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 क्या कहता है कि जो माइनर है उसके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, उसको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मीन्स तथ्य संबंधी गलती। यह भी हमने पीछे की वीडियोस में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 क्या कहता है, सेक्शन 20 ये कहता है कि जो मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका एग्रीमेंट है, उसमें जो मतलब कि एसेंशियल फैक्ट है, जो उसका आवश्यक तथ्य है, जिसकी उस तथ्य जिस फैक्ट की उस एग्रीमेंट के अंदर ज़्यादा नीड थी, ज़्यादा ज़रूरत थी, नेसेसरी थी, वो फैक्ट अगर आप उसे लिखना भूल गए या उससे रिलेटेड कोई भी गलती की गई, कोई भी मिस्टेक होगी, तो वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो जो एग्रीमेंट होगा, वो क्या माना जाएगा, एक्सप्रेसली वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 क्या कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टी जो मेन तथ्य है, इम्पोर्टेंट जो एसेंशियल जो फैक्ट है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एग्रीमेंट है, उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। ये तो हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो अनलॉफुल है, अनलॉफुल हमने पढ़ा था
कि हम जो हमारा जो एग्रीमेंट है वो क्या है, यदि क्या है फ्रॉडुलेंट है, या उससे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचती है, या वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है, वो एग्रीमेंट आपका क्या माना जाएगा, अनलॉफुल कंसीडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाला क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट माना जाएगा। अगर कोई भी पार्टी ऐसा एग्रीमेंट करती है जो अनलॉफुल है, अनलॉफुल कंसीडरेशन वाला है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाला है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 क्या कहता है कि ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्या माना जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो विदाउट कंसीडरेशन के किया गया है, बिना किसी प्रतिफल के किया गया है, वो जो आपका एग्रीमेंट होगा, वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो एग्रीमेंट आपका एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर किया जाएगा, एज अ वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो व्यर्थ घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि बिना कंसीडरेशन के एग्रीमेंट नहीं होता। कुछ केसेस हैं जो हमने वीडियोस के अंदर पढ़े थे कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें विदाउट कंसीडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर विदाउट कंसीडरेशन कोई एग्रीमेंट किया जाता है, बिना प्रतिफल के कोई ठहराव किया जाता है, तो वो क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जाए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जाए जो क्या है विवाह में रुकावट डालने वाला है, वो मैरिज में क्या है, रेस्ट्रेंट करने वाला है, रुकावट डालने वाला है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा क्या किया गया है, वॉइड डिक्लेयर्ड किया गया है। अब ए और बी दो मतलब कि एक इनमें मेल है, दूसरा फीमेल है, ए मेल है, बी फीमेल है। तो जो ए है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उससे अलावा किसी और से मैरिज नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वो उसको 50,000 रुपये दे देगा। अगर उसने किसी और से मैरिज की तो वो उसे जो बी है उसको क्या देगा, 50,000 रुपये देगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू कोर्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वॉइड है। क्यों, क्योंकि ये विवाह में रुकावट डालने वाला है, रेस्टोरेंट इन मैरिज है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट इन ट्रेड, व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 सेक्शन क्या कहता है, धारा 27 क्या कहती है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो क्या करता है, किसी के व्यापार में रुकावट डालता है, रेस्टोरेंट इन ट्रेड है, किसी भी बिजनेस के अंदर, मीन्स किसी को बिजनेस करने से रोकता है, या किसी को बिजनेस करने ही नहीं देता, स्टार्टअप ही नहीं करने देता, या उसने एक बार स्टार्टअप कर लिया, बाद में उसमें बीच बीच में क्या करता है, कुछ ऐसी कंडीशंस लगा देता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट जो कि क्या है, व्यापार के अंदर रुकावट डालता है, रेस्टोरेंट इन ट्रेड है, तो वो जो आपका एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वो व्यर्थ माना जाएगा। उसके बाद सेवंथ पॉइंट क्या कहता है, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाला ठहराव। मीन्स कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट जो क्या करता है, वैधानिक कार्यवाही में क्या करता है,
रुकावट डालता है। कोई लीगल प्रोसीडिंग है, कोई मीन्स कोर्ट का काम है, कोई गवर्नमेंट का काम है, अगर उसके बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जो उनके काम में क्या करता है, रुकावट डालता है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा, जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या माना जाएगा, पूरी तरह से वॉइड माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। उसके बाद आता है 8th पॉइंट आता है अनसर्टेन एग्रीमेंट, अनिश्चितता के कारण व्यर्थ ठहराव। मीन्स कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो क्या है, अनसर्टेन है, मीन्स सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ऐसा कोई अगर एग्रीमेंट किया जाए तो वो जो एग्रीमेंट होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या माना जाएगा, पूर्णतः व्यर्थ माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए यहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल ए बी दो पर्सन है, ए बी को कहता है कि वो उसे 1000 टन तेल बेचेगा, ठीक है, और बी क्या कर लेता है, बी उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो क्या है, वो अनिश्चित है, अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि उसने ये तो बता दिया कि उसको तेल बेचेगा, 1000 टन तेल बेचेगा, ये तो नहीं बताया कि उसने कौन सा तेल बेचेगा। तो ये जो एग्रीमेंट है वो क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। मीन्स वो उसे कोई भी तेल बेच सकता है, उसने निश्चित बताया नहीं है, सर्टेनिटी बताया नहीं है कि जो आपका तेल है वो कौन सा है, कौन सा तेल वो उसे बेचेगा। तो ऐसा जो एग्रीमेंट होता है जिसमें अनसर्टेनिटी होती है, इसमें अनसर्टेनिटी है क्योंकि उसने तेल के बारे में नहीं बताया है कि कौन सा तेल वो बी को बेचेगा। तो ऐसा जो एग्रीमेंट है जो ए और बी के बीच में हो रहा है, वो जो एग्रीमेंट है वो आपका क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, व्यर्थ एग्रीमेंट है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब एक एग्जांपल और लेते हैं इससे अकॉर्डिंग। तो एक्स वाई आपके दो पर्सन हैं, एक्स जो है वो वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि उसके पास एक हॉर्स है, घोड़ा है, वो उसे वाई को 500 या 1000 रुपये में बेच देगा। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है, यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो क्या माना जाएगा, अनसर्टेन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, उसने एग्जैक्ट बताया नहीं है कि वो जो घोड़ा है वो 500 में बेचेगा या फिर 1000 में बेचेगा, मीन्स 500 में बेचेगा या 1000 में बेचेगा। तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो क्या माना जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वॉइड मान लिया जाता है। उसके बाद 9th पॉइंट आता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजेस, बाजी लगाने वाले ठहराव। तो अकॉर्डिंग सेक्शन 30 क्या कहता है, धारा 30 क्या कहती है कि बाजी लगाने वाला ठहराव। पहले तो वेजेस का पता होना चाहिए कि वेजेस होता क्या है। वेजेस में क्या है, वेजेस से अभिप्राय क्या है, वेजेस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह की शर्त लगा लीजिए जिसमें क्या है, अनिश्चित, कोई भी अनसर्टेन क्या है इवेंट है, उसके सर्टेन होने पर, उसके निश्चित होने पर, मीन्स उसके पूरा होने पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को क्या करता है, या तो उसे पैसे देता है, मीन्स मनी देता है, या उसे मनी के बदले क्या दे देता है, गुड्स दे देता है। बाजी लगाने के लिए क्या कर देता है, उसको गुड्स दे देता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए बी दो पर्सन हैं, ए बी के साथ क्या करता है, शर्त लगाता है। ए कहता है कि अगर आज बारिश हुई, अगर आज रेनफॉल होता है तो बी क्या करेगा, बी उसे 1000 रुपये देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इवेंट है वो अनसर्टेन है। कैसे? अगर बारिश हुई तो बी क्या करेगा, उसे 1000 रुपये देगा, अगर बारिश नहीं हुई तो जो बी है वो उसे कुछ नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर बारिश हो जाती है तो जो बी है वो 1000 रुपये भी दे सकता है, या 1000 रुपये के बदले कोई भी उसको अलग से कोई गुड्स दे सकता है, कोई भी उसको वस्तु दे सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो अनसर्टेनिटी पे है,
इसमें अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, निश्चित नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा जो एग्रीमेंट है जो बाय वे ऑफ वेजेस है, तो ये जो एग्रीमेंट है वो क्या माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये आपके कुछ कंडीशंस थी, कुछ सेक्शंस थे जिनके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है, एक एग्रीमेंट को, एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड किया जाता है एज ए वॉइड, उसे क्या मान लिया जाता है, पूर्णतः व्यर्थ मान लिया जाता है। उसके बाद मेन फीचर्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, अभी हमने किया ना वेजर, बाजी लगाने वाले ठहराव, तो उसके कुछ मेन फीचर्स दिए गए थे। वेजरिंग एग्रीमेंट के कुछ मेन फीचर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है अनसर्टेन इवेंट, अनिश्चित घटना। जैसे हमने वो बारिश वाला एग्जांपल लिया था ना, तो ये क्या कहता है कि जो आपका बाजी लगाने वाला जो ठहराव होता है, वेजरिंग एग्रीमेंट जो होता है, उसके अंदर अनसर्टेन इवेंट होता है, उसके अंदर अनिश्चित घटना होती है जो बाद में जाती है निश्चित होती है। अब उसमें क्या किया था हमने कि वर्षा होगी, तो वो क्या है, एक अनसर्टेन इवेंट है। तो ये क्या कहता है कि जो आपका वेजरिंग एग्रीमेंट है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, अनिश्चित घटना होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इक्वल चांस ऑफ विन और लॉस, कि जो आपका वेजरिंग एग्रीमेंट है उसमें दोनों पार्टीज के जीतने के इक्वल चांस होते हैं। मीन्स बारिश होगी तो ए जीतेगा, अगर बारिश नहीं होगी तो बी जीतेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है नो कंट्रोल ऑन इवेंट, कि यहाँ पे जो इवेंट है, जो अनसर्टेन इवेंट है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, किसी का उस पर नियंत्रण नहीं होता। अब जैसे ही बोला था कि बारिश होगी, अनसर्टेन इवेंट क्या है, बारिश होगी, उसका किसी पे कंट्रोल नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, ना उसे ए रोक सकता है और ना ही बी रोक सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है नो अदर मोटिव, कि इसके अंदर जो ये एग्रीमेंट होता है इसमें जो है धन लेने के अलावा, मीन्स पैसे, मनी अर्न करने के अलावा या मनी के अलावा कोई वस्तु लेने के या कोई गुड्स ले ली, उसके अलावा कोई और मोटिव नहीं होता। दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का वो क्या नहीं कर सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता, इसका कोई और मोटिव नहीं होता। इसका मोटिव होता है सिर्फ मनी को अर्न करना। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, प्रॉमिस टू गिव गुड्स और कैश, कि ये जो एग्रीमेंट होता है इसमें एक पक्षकार मीन्स एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करती है, प्रॉमिस करती है क्या देने का, या तो वो उसे क्या देगी, कैश देगी, या उसे वो गुड्स देगी। तो ये जो आपके कुछ मेन फीचर्स थे वेजरिंग एग्रीमेंट की, कि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या आवश्यक लक्षण हो सकते हैं, क्या उसकी मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं, मेन फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने आज किया कि जो एक एग्रीमेंट है उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा किन सिचुएशन में एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड किया गया है एज अ वॉइड। उसके बाद हमने कुछ मेन फीचर्स किए, वेजरिंग के मेन फीचर्स किए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।